डॉक्टर निर्मल सिंह, मैं आपके पास आते हुए ये जानना चाहूंगी कि मुस्तफा कमाल जैसे लीडर जब समर्थन में नजर आते हैं, जब बुरहान वानी जैसे हिजबुल के कमांडर की जब एनकाउंटर में मारा जाता है तो उसके लिए घाटी को सुलगा दिया जाता है, और ऐसे लीडर्स उसी जो 30 लोगों की मौत उस वक्त हुई थी वैसे चिताओं पर रोटियां सेकते हैं, कैसा महसूस होता है सर? देखिए श्वेता जी, मुझे ये समाचार सुन के बहुत ही कष्ट हुआ कि कश्मीर में तो इस प्रकार की बातें हम देखते हैं। जैसे आपने एक एनसी के लीडर की बात करी, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मुंबई में ये हो रहा है कि मुंबई में शिवसेना की सरकार हो और इस प्रकार का वहां पर कोई ना कोई बहानेबाजी करके उसके मजार को खड़ा करना और ऐसा केंद्र बनाना जो है टेररिज्म को ग्लोरीफाई करता हो, और वो जो जिहाद के नाम पर, मजहबी जो जनून के नाम पर जो 257 लोग जो है मारे गए, शहीद हुए, उनकी जो है उनसे बड़ी तौहीन कोई हो नहीं सकती। कानून का कोई बड़ा इसका जो है मजाक हो नहीं सकता। और जब मुस्तफा कमाल जैसे लोग, मैं ऐसे लोगों को कहूंगा ये तो पागल लोग हैं। और मुस्तफा कमाल जो है वो शेख अब्दुल्ला के बेटे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के छोटे भाई हैं, उमर अब्दुल्ला के चचा हैं जी। वो उन्होंने जो उसने मुस्तफा कमाल ने जो मुस्तफा कमाल जैसे नेताओं की सोच क्या है? अलगाववाद की राजनीति करते करते आज वो यहां तक पहुंच गए कि जिसे कोर्ट ने आतंकी घोषित किया, फांसी की सजा सुनाई, वो उनके मजार को लेकर, यानी उसकी कब्र को लेकर जिसे मजार में तब्दील किया जा रहा है, उस साजिश को डिफेंड करने में लगे हुए। सर, इस पर बातचीत होगी। हमारे साथ राम कदम जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता है। राम कदम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। सर, इस पूरे मामले में जब हमने शिवसेना के नेता किशोर तिवारी से बात करने की कोशिश की तो वो ये तो मान रहे हैं कि दुखद है, लेकिन वो इसकी जिम्मेदारी या तो बीएमसी पर डालते हैं या मस्जिद कमेटी पर डालते हैं। क्या लगता है सर, इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार कौन है जब वहां पर इसे मजार की शक्ल देने की पूरी साजिश रची जा रही है? हम उद्धव ठाकरे वाली सेना को शिवसेना नहीं मानते। वह एक पेंगुइन सेना कहो या उद्ध्वस्त सेना कहो या तो फिर बची हुई सेना कहो, वह कोई शिवसेना नहीं है, क्योंकि शिवसेना वो थी जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्व के विचारों को लेकर के आगे चलती। अब मूल बात पर आते हैं कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में उनके सारे कार्यकर्ता और उनके नेता बौखला गए हैं। वे कभी जिम्मेदारी लेना जानते ही नहीं है। अब जिम्मेदारी लेंगे कब? जब पूरी तरह से तुम्हारे कार्यकाल में तुम्हारे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद पे बैठे हैं और ऐसा घिनौना षड्यंत्र मुंबई में जहां तुम बैठते हो, जहां रहते हो, वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पे ये घटता है। उद्धव ठाकरे को पता नहीं था? रोज सुबह एडिशनल डीजी कैडर का एक आईपीएस अफसर महाराष्ट्र के गांव-गांव में क्या हुआ, कोने-कोने में क्या हुआ, उसकी जानकारी देने पहुंचता है। ये जानकारी कैसे उनसे चूक गई? जिम्मेदारी इनको किसी बात की लेनी नहीं है, पद सारे चाहिए, पर जिम्मेदारी से ये बचना चाहते हैं। तो ऐसे राजनीति में नहीं हुआ करता, उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। पर केवल मात्र उद्धव ठाकरे की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है जी। ये शरद पवार जी की भी जिम्मेदारी है और राहुल गांधी की भी जिम्मेदारी है कि सारे देश की और विशेष तौर पे उन शहीद परिवारों की माफी मांगो जो आतंकवादियों के साथ लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान इस देश के लिए निछावर कर दी। यदि ऐसा कोई शहीद होता, उसकी कब्र अगर दूसरे इसमें तब्दील होती मजार में, तो हम उसका स्वागत करते, पर आतंकवादी की जयकारा इस भारत भूमि में कभी नहीं हो सकती। राम कदम जी, आप शरद पवार और राहुल गांधी को भी कह रहे हैं कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्हें भी कहना चाहिए कि जांच हो, लेकिन यहां तो देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के इतिहास को अगर देखें तो इस तरह के हमने कई अभी स्टेटमेंट दिखाए, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो जो सावा जी कहते हैं, चाहे सुशील शिंदे हो जो श्री लगा के हाफिज सईद को कहते हैं, या सोनिया गांधी के रोने की बात सामने आती है कि बाटला हाउस एनकाउंटर जब हुआ तो सोनिया गांधी रो पड़ी थी। तो क्या उम्मीद करते हैं कांग्रेस पार्टी से आप? नहीं, जो कांग्रेस पार्टी कांग्रेस और दुश्मन मुल्क चाइना की प्रवक्ता के रूप में काम करती है, उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं की जा सकती। वे कांग्रेस नेता वही है जो मुंबई के कैबिनेट मंत्री रह चुके थे, जो याकूब मेमन को फांसी नहीं दी जाए करके खत लिख रहे थे। कैसे समर्थन हो सकता है? कहां गई इनकी मति, खो गई इनकी? किसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो?
आज दल के ऊपर राष्ट्र प्रथम होता है, ये कांग्रेस के नेता कब समझेंगे? देखो, हम इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं चाहते। ये सारे देश का विषय है, राष्ट्र का विषय है, ये किसी दल का विषय नहीं है। इस भूमिका को समझे हम। ये आजादी हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी देने के बाद मिली है। इस आजाद मुल्क में जब हम 75 वर्ष की सालगिरह मना रहे हैं, अमृतकाल में आज हम सारे लोग बैठे हैं, और उसमें देश का दुश्मन पाकिस्तान के इशारे पे जो आतंकवादी मुंबई में आकर के कई सारे लोगों को जान ले लेता है, उसकी जयकारा, उसके रातों रात उसकी कब्र को मार्बल लगाया जाता है, एलईडी लाइट। सर, हमारे देश में पूरी तरह से सिक्योरिटी रखी जाती है, किसी भी शब्द में, किसी भी टर्मिनोलॉजी में, क्योंकि धर्म मजहब से इसे जोड़ तो दिया जाता है, लेकिन किसी भी टर्मिनोलॉजी में देशद्रोही और आतंकी का समर्थन तो नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो खुलकर सामने भी आ जाते हैं। मैं आपके पास आऊंगा राम कदम जी, लेकिन हमारे साथ अहमद अयाज जी भी जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आप कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं और आपने कश्मीर को बहुत करीब से देखा है। कश्मीर आज भी आतंकवादियों के टारगेट पर है। खून खराबा आज भी कभी कभार सामने आ जाता है, और पहले के दौर की बात करें तो वहां पर भी आतंकियों ने किस तरीके से वारदातों को अंजाम दिया, ये सब जानते हैं। बावजूद इसके वहां से कोई शख्स ये कहे कि याकूब मेमन की जो कब्र है, उस कब्र को जायज बताया जा सकता है क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो हीरो हो, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स क्या बताते हैं सर? ये क्या मानसिकता राजनीति करने की? तो जाजी तौर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कोई सोची प्लान्ड कार्रवाई हो जिसे ये कहा जाए कि किसी मोमिन की इसकी याकूब मेमन की कब्र जाया जाए। उस पर ये क्लेरिफिकेशन वहाँ की कमेटी से भी आ गई कि वो एक शब बारात का रात को हम हमारी जो मजहबी रसूमात होते हैं वो करते हैं। हो सकता वो एक चीज हो सकती है, और दूसरा ये चीज हो सकता है उसका अपना रिलेशन में जो कोई है। क्या होता है हमारे में कि जो जहाँ हमारा मयत होता है, जहाँ हमारा कोई मरा हुआ होता है, दफन हुआ होता है, तो उसको उसकी कब्र को हम आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ न कुछ सर, ये तो वही कश्मीर है जहां से अभी कुछ देर पहले एक आतंकी की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने कहा था कि ये तो सेना ने ठीक किया। वहां से क्या रिलेशन निकाला जा सकता है याकूब मेमन को लेकर, जिसने हमारे देश के कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया? मैं जनरल बात कर रहा हूं, मैंने याकूब मेमन की बात नहीं की। मैंने कहा कि क्या होता है अपने रिलेशन में जो लोग होते हैं वो अपने मयत को जो जिसको दफनाया गया हो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा सा वहां निशान रखते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ वो भी पिक्चर नहीं है। ये जनरल में इस कब्रिस्तान को मेंटेन किया गया है, जैसे वहां की कमेटी ने अभी बयान दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मोमिन इसकी मेमन की कब्र को पर्टिकुलरली सजाया गया हो या कुछ लाइटिंग की गई हो। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं अहमद अयाज जी, आप बिल्कुल जो स्टेटमेंट आप कह रहे हैं हमने कवर किया है किसी पर्टिकुलर मेमन को। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अहमद जी। 17 कब्रों की बात जो कह रहे हैं चेयरमैन कि उसका ब्यूटिफिकेशन किया गया, आपकी भी बात सही है सर, लेकिन याकूब मेमन के कब्र का जो ब्यूटिफिकेशन किया गया ना, सवाल उस पर उठ रहा है कि वो याकूब मेमन है। ये जानकारी बड़ा कब्रिस्तान के लोगों को भी रही होगी, चेयरमैन को भी रही होगी, तो उसका ब्यूटिफिकेशन जब किया जाएगा ना सर तो चुभेगा यहाँ पर चुभेगा। 257 जो लोग थे सर उनके परिवार वालों को चुभेगा। और इस चुभन पर सियासत अगर हो, इस चुभन पर सियासत अगर हो ना सर, तो फिर बुरा है। मेरा जाती मानना है कि ऐसा नहीं होगा, और वो भी मुंबई में नहीं होगा। अलबत्ता इसको मुझे नहीं लगता कि अच्छा है कि उसको सियासी रंग देना या मुसलमानों को की तरफ उसको टारगेट करना, मुझे नहीं लगता कि वो सही रहेगा। ये चीज जब क्लेरिफाई करी उन्होंने कमेटी ने कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो इसको मुझे लगता है क्लेरिफिकेशन तो कई दिए जा सकते हैं, आप लेकिन मान नहीं रहे कि ऐसा नहीं होगा। ये तो तस्वीरें सामने है निर्मल सिंह जी, ये तस्वीरें तो सामने है देश के, जब देश ने देखा कि हमारे देश में आतंकी की कब्र को किस तरीके से ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। जी अनुराग जी, मुझे हैरानगी हो रही है, ये श्रीमान जो इशू है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे। मुस्तफा कमाल ने जो कहा है उसके बारे में इनका क्या कहना है? क्योंकि वो तो आपको जो है कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा वो क्लेम करता है। शेख अब्दुल्ला का बेटा है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का छोटा भाई है। उसने जो कहा है कि हाँ ये जायज है, तो ये सोच जो है, ये सोच है जिससे दर्द होता है, पीड़ा होती है, और जिसका हमारे संविधान में, हमारे देश में इसका कोई स्थान नहीं है। और ये
ऐसे लोग हैं, ऐसी मेंटालिटी के लोग हैं जिनको डील करने की जरूरत है। जो केंद्र की सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार यहां भी डील कर रही है और केंद्र जो है मुंबई में भी डील करेगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा जो संघर्ष है पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के इंसानियत के मद्देनजर, और 257 जिसने हत्याएं की हो, हजारों की तादाद में जख्मी हुए हो, उनके बच्चे, उनके आगे जो लोग हैं वो क्या सोचते होंगे कि कौन सा देश है, कैसे लोग हैं उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे बच्चा जो है हमारे परिवार के लोगों को शहीद कर दिया। यह जो लड़ाई है जिसके लिए मैं कहूंगा पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के सभी को एकजुट होना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठना चाहिए और सियासत होने लगी ना। अहमद जी जवाब देना चाहेंगे आप? मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए निर्मल जी, मैं यही कह रहा हूं कि हम हर एक चीज में सियासत ढूंढ रहे हैं, और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुस्तफा कमाल जी ने कोई बात की, वो एक सियासतदान है, और मुसीबत तो वही है कि यहाँ सियासी पार्टियां ही लोगों को लड़वा रही हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और हो सकता है सियासत के तहत देखिए मैं ये कहूंगा कि उसने शायद किया होगा इसलिए कि उसमें उसको सियासत नजर आती होगी, वोट बैंक नजर आता होगा, और यहाँ से आप लोग भी ऐसी सियासी पार्टियों को अहमद अयाज आइडेंटिफाई करना चाहिए जनता को। सियासी पार्टियां कहते हैं हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। कुछ ऐसी सियासी पार्टियां हैं सर। हमने मुस्तफा कमाल का भी बयान सुनाया है, हमने महबूबा मुफ्ती का भी वो बयान सुना है जब कहा था कि धारा 370 हट गया तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन वही जम्मू कश्मीर में हमने देखा किस तरीके से तिरंगा फहराया गया, और वही बुरहान वानी उसके पिता ने किस तरीके से तिरंगा फहराया, वो तस्वीर भी हमने देखी। वो तस्वीर जो थी वो एक मैसेज देती थी कि देखो मैं पिता हूं। बुरहान वानी कौन था ये सब जानते हैं, बावजूद इसके उसके पिता के हाथ में अगर तिरंगा है तो ये मैसेज जाना चाहिए कि उन पॉलिटिकल पार्टीज को जो सियासत करती हैं। सर राम कदम जी आपके पास आते हुए, अनुराग जी, राम कदम जी, आप क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर देश भर में किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं सर, लेकिन सवाल ये कि मुंबई की इस तरह की परिस्थितियों का अंदाजा तो कोई नहीं लगा सकता। इसका जिक्र तो खुद निर्मल सिंह ने किया कि ये मुंबई में होगा, ये तो हमने कभी सोचा नहीं था। और मौजूदा सरकार क्या इसे फलने फूलने दे रही थी, और अगर ऐसा था तो उसके पीछे की इंटेंशन क्या हो सकती है जो एक आतंकी को इस तरह से ग्लोरीफाई किया जाए? नहीं, अब ये उद्धव ठाकरे स्वयं बताएंगे कि उन्होंने इसके पीछे उनकी क्या मंशा रही है। पर जब पालघर में साधुओं का हत्याकांड हुआ तो उस समय उद्धव ठाकरे जी की मानसिकता और उनका रवैया सारे देश में देखा है। और जो आतंकी जिसको न्यायपालिका ने सजाए मौत दी, ऐसे आतंकवादी की जयकारा यदि उद्धव ठाकरे करते हैं तो बिल्कुल साफ बात होती है कि अब वो किस प्रकार का 2.5 वर्षों में उनका कार्यकाल रहा, कैसे वसूली के काम हुए। उनके 2 मंत्री अब जेल में है, पुलिस कमिश्नर, पूर्व पुलिस कमिश्नर जेल में है। तो पूरी तरह से वसूली में लिप्त उनकी सरकार थी। और किसी जिसे हम कहते हैं ना कि जो हमारे देश के दुश्मन है और सभी के दुश्मन है, किसी दल की बात नहीं आती, हम सारे 135 करोड़ लोग हम एक हैं। तो ऐसे व्यक्ति विशेष के विरोध में बात न करते हुए एक आतंकवादी है तो आतंकवादी के खिलाफ सारा देश होना चाहिए। पर उद्धव ठाकरे की मानसिकता और उनका काम करने का रवैया और तरीका देखिए, इसका कोई समर्थन नहीं हो सकता। उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ सामने आते हुए देश की माफी वे स्वयं, राहुल गांधी और शरद पवार जी ने मांगनी चाहिए। ये देश की मांग है, किसी एक दल की मांग नहीं। दूसरी बात यहां कह दूं मैं कि इस भूमि को अगर हम देखते हैं, महाराष्ट्र की भूमि को, तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज और संतों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। आज शहीद परिवार अगर इस चर्चा को, मंथना को देखता होगा, सुनता होगा, उनका भी खून खोलता होगा जरूर कि जो आदमी देश के लिए जान निछावर कर देता है आतंकवादियों के साथ लड़ते लड़ते, और उसी देश के नेता उद्धव ठाकरे जी से उस आतंकवादी की कब्र को मजार बनाने को पूरी तरह से खुली छूट देती है। तो बिल्कुल फर्क, दोनों का जो अंतर है, जो भेद है, वो स्पष्ट है। आज ही सुबह खबरें आई कि वहां पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने लाइटें उखाड़ करके फेंक दी। ये बदली हुई सरकार है महाराष्ट्र। एकनाथ शिंदे जी श्रीमान
और श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में इस प्रकार से किसी भी आतंकवादी की जयकारा या उसको ग्लोरीफाई करना, उसकी उस कब्र को मजार में तब्दील करना, इस बात की पुष्टि कभी हो नहीं सकती। आतंकवादी आतंकवादी है और वो गोलियां भूनते समय कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है, ये देखता नहीं है। वो जो मरे हुए लोग हैं मुंबई में, उनमें मुस्लिम भी है, उसमें क्रिश्चियंस भी है, उसमें हिंदू भी है। जाहिर सी बात है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। एक देशद्रोही की जब बात हो, आतंकी की बात हो, तो उसमें सियासी पार्टियों को भी एक साथ एक सुर में बोलना चाहिए। लेकिन सुर जब जुदा हो जाते हैं ना सर, तब फिर सवाल खड़े होते हैं। शिवानी, शिवसेना की तरफ से जब रिएक्शन चाहा हमने, तो वहां से आनंद दुबे ने, प्रवक्ता जो है, उन्होंने अफजल खान का जिक्र छेड़ दिया, छत्रपति शिवाजी को जिसने धोखा दिया था कि उसके मजार को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। तब तो ये लोग चुप थे और इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, जांच तक की बात नहीं कह रहे हैं। चलिए, हो सकता है शिवानी तक आवाज ना पहुंच पा रही हो। बहुत अहम बात शिवसेना वाली जो श्वेता ने बताई है, इस पर बात करेंगे। लेकिन निर्मल सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, और उसमें मैं ये भी जोड़ना चाहता हूं कि हमारे देश में जब राष्ट्रभक्ति का एक रंग है, राष्ट्रभक्ति का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो ये दलगत राजनीति से कुछ पार्टियां ऊपर क्यों नहीं उठ पाती? मुस्तफा कमाल जैसे जो लोग हैं, जो अलगाववाद की सियासत करते हैं, क्यों उससे अलग नहीं सोच पाते? क्यों ऐसी चीजों को भी डिफेंड करने लग जाते हैं? निर्मल सिंह जी, एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि मुस्तफा कमाल, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला उनके रिलेशन में, एक के छोटे भाई हैं, उमर अब्दुल्ला के चचा हैं, शेख अब्दुल्ला के वो बेटे हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। ये जो ग्लोरिफिकेशन हुई है, उनसे फारूक माफी मांगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को माफी मांगनी पड़ेगी। मैं कहूंगा कि शेख अब्दुल्ला की कब्र के ऊपर एक वही आतंकवादी, अलगाववादी है जो उसको तोड़ना चाहते हैं। शेख अब्दुल्ला की कब्र को एक कंपनी लगी हुई है सीआरपीएफ की, उसको बचाने के लिए, और उन्हीं का जो समर्थन कर रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से, खास तौर पर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से इसकी जवाबदेही होनी चाहिए, यह मेरा कहना है। देखिए, जहां अहमद अयाज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, जहां तक मेरा मानना है, ये सत्य नहीं हो सकता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या कोई भी नेशनल पार्टी किसी भी मिलिटेंट एक्टिविटी या मिलिटेंसी या टेररिज्म का सपोर्ट कर सकती है। और उसके साथ साथ कदम जी को हीरो कहा है, सर हीरो कहा है, हीरो। हम आपको बयान सुना देंगे ना अहमद अयाज जी, बयान सुन लीजिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई तबका है, कुछ लोग हैं जो हीरो समझते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? उन्हें कोई दिक्कत ही नजर नहीं आ रही है। मुझे कंप्लीट करने दो। मैं ये कह रहा हूं कि नहीं हो सकता है कोई भी नेशनलिस्ट, कोई भी नेशनल पार्टी ऐसी कह सकती है, लेकिन अगर इसने कहा भी है तो वो सिर्फ यही सियासत का मसला है, वोट का मसला है, एक अपने आप को कहीं जुड़ाने का मसला सियासत है। देश से कभी ऊपर हुआ है क्या आज तक? अहमद अयाज साहब, सियासत कभी देश से ऊपर हुई है क्या? जैसे कदम जी कह रहे थे, जिसने जैसे अभी कदम जी कह रहे थे शिवसेना की तरह टारगेट कर रहे थे, इनको पता होना चाहिए कि शिवसेना की जो आइडियोलॉजी है वो बीजेपी के साथ मिलती रहती है, और इसीलिए शिवसेना और बीजेपी इकट्ठे करते रहे। अब चूंकि शिवसेना जिसके कार्यकाल में हुआ है, जिसके कार्यकाल में हुआ है, तो सरकार पर सवाल उठेंगे। अहमद अयाज जी, राम कदम शिवसेना को सिर्फ टारगेट नहीं कर रहे हैं। अगर किसी सरकार के कार्यकाल के दौरान ये किया गया है, कब्र को मजार की शक्ल देने की कोशिश की गई है, तो सवाल किस पर उठेंगे सर? सरकार को पता ही नहीं है, परमिशन लगती है, बीएमसी का परमिशन दिया गया, बीएमसी किसके अंडर आती है? शिवसेना के अंडर, इसलिए शिवसेना पर सवाल उठ रहे हैं। और दूसरी तरफ मुस्तफा कमाल जैसे नेता हीरो बता रहे हैं और आप डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, फिर कदम जी का मतलब यह है कि शिवसेना भी नेशनलिस्ट नहीं है, जब जो इनके साथ कल तक हुकूमत में इकट्ठे थे और इनकी आइडियोलॉजी उनके साथ है, इनका मानना वही है क्या? फिर नेशनलिस्ट वो भी नहीं है, फिर शिवसेना भी कहे कदम जी वो नेशनलिस्ट नहीं है। नहीं सर, ये जो सवाल उठा रहे हैं, मेरे ख्याल से इसका जवाब तो बहुत पहले दिया गया। जवाब दे दूं मैं? हाँ, राम कदम जी, प्लीज। अनुराग जी, देखिए, यहाँ जो कश्मीर के हमारे भाई हैं, उस बम कांड में कुछ मुस्लिम भाई, कुछ मुस्लिम बहनें भी, उनका भी इंतकाल हो चुका है।
आपको क्या लगता है उनके परिवार को आज कैसे लगता होगा? उनके परिवार के दुख में कौन शामिल होगा? क्या याकूब ने किया उसका समर्थन आप करते हो? क्या गया? ये देश हम सभी का है। इस देश में आतंकवादियों का समर्थन आप भी नहीं करें, हम भी नहीं करें, किसी ने नहीं करना चाहिए। और आज सवाल उद्धव ठाकरे का, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद पे बैठे हैं तो कुछ भी घटित होता है तो उनको जिम्मेदारी लेनी होगी या नहीं लेनी होगी? कौन सी चर्चा, कहां भटका रहे हो आप? देखो, हम कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं चाहते। जहां देश की बात आती है हम सबने इकट्ठे होना चाहिए। और उद्धव ठाकरे 2.5 साल में क्या कर रहे थे? 100 करोड़ की वसूली। क्या देखा नहीं टीवी पे आपने? अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन कैसे रखी गई? क्या आपने ये नहीं देखा? पिछले 1.5 साल के उनके 2 मंत्री और 1 पुलिस कमिश्नर, पूर्व पुलिस कमिश्नर जेल में है। क्या देश के किसी प्रांत में आपने इस प्रकार की सरकारें देखी है? इसलिए आपका उद्धव प्रेम में समझ सकता हूं, पर आपका प्रेम खुली आंखों से और जरा अपने जज्बात को, अपने हृदय को पूछ करके देखना कि जो उस बम कांड में मरे हैं उनको क्या लगा होगा। कितनी बड़ी बद्दुआ है। क्या ये सवाब की बातें कर रहे हो आप? ये इस प्रकार की बातें करना, इस प्रकार से उद्धव का समर्थन करना, ये गुनाह। अहमद अयाज साहब तो अनभिज्ञ है ना सर, वो तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मामला क्या है। मेरे ख्याल से अहमद अयाज साहब, आपको मुस्तफा कमाल साहब को एक बार सुनना चाहिए। आप एक बार सुनिए जरा, फिर मुझे लगता है कि आपका स्टेटमेंट खुद ब खुद चेंज होगा। एक बार सुन लीजिए सर, मैं आऊंगा, रिएक्शन खुद आपसे लूंगा। एक बार सुना देते हैं। यहाँ तो मिलिटेंट्स जो यहाँ भी सरगर्म थे, बहुत से लोग, अच्छी खासी आबादी लोगों की, उनको अपने हीरो मानते हैं, वो अपने हीरो मान रहे हैं। यहाँ भी हम जो मिलिटेंट आया, जिस वजह से भी आया, तहरीक को पुरअमन तरीक़ेकार इनको ज़िंदा रखने के लिए हैं, उन्होंने शिद्दत का रास्ता इख्तियार किया है। उसके बावजूद भी लोग उनको पसंद करते हैं। इसमें क्या करेंगे आप? इसी तरह बॉम्बे में भी है। छोटी बात नहीं है। चाहे वो मौक़िफ़ सही हो या गलत हो, जान देना छोटी बात नहीं है। ये मर्द ही दे सकता है जान। सही बात, ये तो बड़ा क्लियर बात कह रहा है इसमें। ये तो बड़ा क्लियर बात कर रहा है, इसमें क्या डाउट है? ये तो कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोगों को हीरो मानते हैं। वो सही बात है। इसीलिए देखिए, मैं आपको बताऊं सर, अयाज साहब क्या है, एक मिनट अयाज साहब सुनिए तो सही, आप ही थोड़ी बोल लेंगे, मेरी बात सुनिए। वो कुछ लोग किसी को हीरो मानते हैं, वो मान रहे हैं, फिर उसके बाद ये उनको हीरो मान रहे हैं और आप इनको हीरो मान रहे हैं। आप समझ रहे हैं सर हिरार्की किस तरह से चलती आ रही है? आप डिफेंड कर रहे हैं साहब जी, वो कह रहे हैं मर्द लोग ही कुर्बानी दे सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। निर्मल जी, बहादुर लोग ही दे सकते हैं कुर्बानी, ये कहते हैं। ये मुस्तफा कमाल ये कह रहे हैं, बहादुर लोग, मर्द लोग ही कर सकते हैं। क्या सुना नहीं है? ये भी उनको डायरेक्टली सपोर्ट कर रही है जी। सोच की बात है अहमद अयाज जी, सोच की बात है। अनुराग का सवाल, मेरे सहयोगी का सवाल सिंपल सा था कि कुछ लोगों के लिए वो हीरो हो सकते हैं। आप कह रहे क्या गलत है इसमें? मुस्तफा कमाल उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप मुस्तफा कमाल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए ना, सोच कैसे मानसिकता कैसे दिख रही है एक आतंकी को। नहीं, जो बात उसने करी है मैं उस पर बात करता हूं, सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। सर आप उनको क्लेरिफाई क्यों कर रहे हैं? आप तो कश्मीर की स्थितियों को ध्यान में। सर मैंने जो सबसे पहला सवाल पूछा था उसमें बहुत क्लियर कहा था सर कि कश्मीर ने आतंकवाद झेला है, और क्या उस कश्मीर से किसी भी आतंकी के समर्थन में कोई आवाज उठ सकती है क्या? मैं तो सवाल बहुत सीधा सा सर मैंने पहले पूछ लिया था आपसे, तो अब उनके डिफेंड की तो कोई बात ही नहीं आती है। मैं तो दरअसल वो आइडियोलॉजी समझने की कोशिश कर रहा था कि कैसे कोई डिफेंड कर सकता है। इसमें 2 चीजें बड़ी क्लियर है। एक कि मुस्तफा कमाल कह रहा है, जो उसने जो कहा, जनरल में कहा कि कुछ लोग ऐसे लोगों को हीरो मानते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि मुस्तफा कमाल भी उसको हीरो समझता है। उसने कहा कुछ लोग मानते हैं, वो हर एक एक्सेप्ट करता है। लेकिन दूसरा जो आखिरी सेंटेंस क्या है? वे ऐसे मर्द लोग ही कुर्बानी दे सकते हैं, जो है कर सकते हैं मर्द लोग। नहीं निर्मल जी, दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि कदम जी का यह कहना कि शिवसेना के हुकूमत में आप बच रहे हैं सर, अयाज साहब आप बच रहे हैं। निर्मल जी ने बहुत अच्छी बात कही, जो आखिरी लाइन थी उस पर आपको गौर करना चाहिए था कि मर्द लोग ही मरते हैं। तो सर हमारी देश में जो सरहद पर जान गंवा रहा है वो कौन है? अगर आपके लिए हीरो याकूब मेनन है तो देखिए मैंने पहले ही कहा कि मैं डिफेंड नहीं करूंगा किसी भी। सर आप डिफेंड करने के बाद कह रहे मैं डिफेंड नहीं करूंगा जगह पे सर। अहमद अयाज जी
आप अगर अभी जितनी भी बातें आपने कही है ना, आप खुद सुनेंगे इस शो के बाद ना, तो आपको खुद लगेगा कि आप डिफेंड कर रहे हैं, यहाँ मुस्तफा कमाल को डिफेंड कर रहे हैं, यहाँ याकूब मेमन के कब्र को जिस तरीके से मजार की शक्ल देने की कोशिश की गई उसको डिफेंड कर रहे हैं, और आप बार बार कह रहे हैं कि शिवसेना पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है। क्यों ना उठाया जाए सर, क्यों ना शिवसेना पर सवाल उठाया जाए, उसी के कार्यकाल में ये सब कुछ हुआ है। तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी अगर शिवसेना की तरफ से ले ली जाती कि जांच करा लीजिए, हम जांच के लिए तैयार हैं, हाँ हमारी गलती है, ऐसा स्टेटमेंट अगर आ जाता ना सर, तो ये बहस हम और आप बैठ के नहीं कर रहे होते। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े, तमाम गेस्ट जो हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।